हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज ही हमारे यूट्यूब का पहला वीडियो होने जा रहा है और हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन है क्या, ये इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच डेटा का संचार किया जाता है या डेटा साझा किया जाता है या उनके बीच डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इसे ही डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, डिवाइस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दो मोबाइल हो, चाहे दो कंप्यूटर हो, या फिर सीसीटीवी कैमरा हो। मतलब कोई भी डिवाइस उसको हम लोग आपस में कनेक्ट करके उनके बीच डेटा का संचार करते हैं या कुछ साझा करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, उनको कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इस डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग दो डिवाइस को किसी मीडियम द्वारा कनेक्ट करते हैं। मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे वायर हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग एक मीडियम लेते हैं। एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। तो वायर्ड में जितने भी आपके फाइबर ऑप्टिकल केबल आ गए, ट्विस्टेड पेयर केबल, टू वायर ओपन लाइन आ गए, ट्विस्टेड पेयर केबल आ गए, इनमें हम लोग उन उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। या फिर जैसे वायर्ड में हम लोग जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया या इंफ्रारेड हो गया, इनके थ्रू हम लोग उन दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा कम्युनिकेशन कराते हैं। डेटा कम्युनिकेशन का एग्जांपल हम लोग आजकल के यूज में आ रहे इंटरनेट को ले सकते हैं, व्हाट्सअप को ले सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास को ले सकते हैं, जेंडर को ले सकते हैं। ब्लूटूथ में हम लोग किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर वाईफाई के जरिए हम लोग किसी को डेटा एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। तो ये सब डेटा कम्युनिकेशन के एग्जांपल है, जिसमें हम लोग दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा कम्युनिकेशन कराते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था 1837 में। इसमें दो टेलीग्राफ को आपस में कनेक्ट करके एक टेलीग्राफ से दूसरे टेलीग्राफ में मोर्स कोड को भेजा जाता था। सेकेंड है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। उसमें ढेर सारे टेलीफोन को आपस में कनेक्ट करके हम लोग किसी भी टेलीफोन में अपने आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फिर उसके बाद मार्कोनी ने रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर रेडियो कम्युनिकेशन का आविष्कार किया 1895 में, जिसमें हम लोग दो डिवाइस को आपस में बिना वायर के कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हवा में प्रसारण किया जाता था आवाज़ को या फिर कोई भी डेटा को। फिर उसके बाद आगे चल करके बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया 1947 में। इसमें ये तो सिद्ध हो गया कि हम लोग ढेर सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग एक छोटे से चिप में समाहित कर सकते हैं। आगे चल करके रेडियो कम्युनिकेशन और ट्रांजिस्टर में कई ढेर सारे सुधार होते रहे। फिर उसमें सुधार करके एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च किया गया 1958 में। एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाया गया। फिर उसके बाद 1962 में फैक्स ट्रांसमिशन बनाया गया। फिर उसके बाद 1969 में आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ, जिसमें लोग डिजिटल ट्रांसमिशन कर सकते हैं फ़ोन लाइन के थ्रू। और फिर उसके बाद 1990 तक आते आते सभी घरों में कंप्यूटर पाया जाने लगा। तो ये सोचा गया कि क्यों ना सभी जो घरों में उपलब्ध हैं सभी कंप्यूटर को आपस में इंटरनेट द्वारा मतलब डेटा कम्युनिकेशन द्वारा जोड़ दिया जाए, और उसे इंटरनेट का नाम दिया गया, जिसमें हम सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके डेटा कम्युनिकेशन करा सकते हैं, एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, एक दूसरे को डेटा फाइल, जो भी फाइल वाइल ये सब सेंड कर सकते हैं। अब जानते हैं डेटा कम्युनिकेशन के गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो इसका पहला गुण है करेक्ट डेस्टिनेशन। करेक्ट डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आप लोग तो जानते हैं एक नेटवर्क में कई ढेर सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और जैसे कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को एक डेटा भेज रहा है और उसमें ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो जो सेंडर जिस रिसीवर को डेटा भेज रहा है उस रिसीवर के साथ साथ और कई ढेर सारे कनेक्टेड कंप्यूटर को वो डेटा चला जाए, तो क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा डेटा लीक हो सकता है, उसकी प्राइवेसी ख़त्म हो सकती है।
इसीलिए क्या चाहिए कि उसका एक करेक्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। हम जो सेंडर जिस रिसीवर को डेटा भेज रहा है वो उसी रिसीवर के पास डेटा जानी चाहिए, ये होता है करेक्ट डेस्टिनेशन। अगला गुण है एक्यूरेसी, यानी उसकी शुद्धता। जो हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा शुद्ध रूप में रिसीवर के पास पहुंचनी चाहिए, उसके साथ कोई अनुपयोगी डेटा नहीं होने चाहिए। अगर कोई अनुपयोगी डेटा भी है तो रिसीवर उस डेटा को स्किप कर देना चाहिए। जैसे कि मान लो हम लोग कोई एक फाइल भेज रहे हैं, कोई एक इमेज भेज रहे हैं और वो इमेज रिसीवर के पास करप्टेड पहुंचता है तो वो डेटा कुछ काम के नहीं रहेगा। इसीलिए जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं वो मूल रूप में उस रिसीवर के पास सही सलामत जाना चाहिए। अगला गुण है टाइमलाइंस, यानी जो हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं वो एक निश्चित समय में रिसीवर के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर मान लो वो डेटा बाद में पहुंचता है तो वो डेटा उसके लिए अनुपयोगी है, मतलब उसका कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हम लोग एक ओटीपी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, और वो ओटीपी अगर मान लो 5 मिनट के अंदर आ जाता है तब ठीक है। अगर मान लो 1 घंटे बाद आता है या 2 घंटे बाद या फिर 2-4 दिन बाद आता है तो हमारा कोई काम का नहीं रहता। तो ये होता है टाइमलाइंस, मतलब वो सही टाइम पे वो डेटा रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए। इसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रांसमिशन। और ये टाइमलाइंस अधिकतर आपके वीडियो में होता है और ऑडियो में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो वो रियल टाइम पे वॉइस जाता है जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो जैसे हम लोग कोई यूट्यूब देख रहे हैं या कोई न्यूज़ चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं या क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो ये में टाइमलाइंस का जो महत्व है बहुत अधिक रहता है, मतलब ये रियल टाइम पे पहुंचने चाहिए। ये होता है टाइमलाइंस। या हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी कंप्यूटर को या फिर किसी रिसीवर को एक डेटा सेंड कर रहे हैं तो एक मैसेज जो है वो कई पैकेटों में बटा रहता है। जैसे कि मान लो 32 पैकेट में बटा हुआ है और वो अलग अलग राउट से होकर के, राउटर से या नेटवर्किंग डिवाइस से होकर के गुजर के जाता है वो। तो हर पैकेट अलग अलग रास्ते से गुजर के जा रहा है तो वो एक टाइम लाइन्स पे रिसीवर के पास पहुंच जाना चाहिए और वहाँ वो क्या हो जाना चाहिए, वो एनकोडिंग हो जानी चाहिए वहाँ पे। तो अगर मान लो कोई पैकेट छूट गए, मान लो 8 पैकेट छूट गए तो वो मैसेज क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। वो मैसेज समझने लायक नहीं बनेगा वो, यानी करप्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सभी के सभी पैकेट सही टाइमलाइंस में पहुँचने चाहिए। अगला गुण है जिटर। इसमें जैसे मैं अभी अभी आप लोगों को बताया कि एक जो मैसेज होता है वो कई पैकेटों में बांटा रहता है और वो पैकेट एक सही टाइमलाइंस में रिसीवर के पास पहुंचता है। तो यही जैसे जो 2 पैकेट है, 2 पैकेट के बीच में जो परिवर्तन रहता है या जो पैकेट के आने जाने में जो टाइमलाइंस रहता है, यही क्या कहलाता है, जिटर कहलाता है। अगर मान लो उनके टाइमलाइंस में परिवर्तन होगा तो जो मैसेज है उनकी गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये ऑडियो और वीडियो में दिखता रहता है, जैसे कि मान लो हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और वो आवाज़ थोड़ी देर बाद उसके यहाँ पहुँचता है तो वो आवाज़ उसके समझ में नहीं आएगा। या फिर जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग डीटीएच देखते हैं तो जैसे बादल वादल छाया हुआ है तो सिग्नल्स में कुछ रुकावटें आती है तो टीवी में डिब्बे डिब्बे आते हैं ना, तो वही होता है, तो वो थोड़े देर से पहुंचते हैं। ऐसे जिटर भी होता है, जैसे हम लोग किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो वो कई पैकेट कई नेटवर्किंग डिवाइस से होकर के जाता है तो वो एक सही टाइमलाइंस में पहुंचने चाहिए। तो जिटर यही है कि 2 पैकेट के बीच में जो अंतर होता है यही जिटर कहलाता है। अगला है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 5 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं: सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। तो पहला देखते हैं कि सेंडर है क्या।
सेंडर वो डिवाइस है जो डेटा को या फिर जो मैसेज को सेंड करता है, जो मैसेज या डेटा सेंड करता है वो क्या कहलाता है, वो सेंडर कहलाता है। सेंडर क्या करता है, सिर्फ डेटा वो सेंड करता है। और रिसीवर क्या है, जो सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा या मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। रिसीवर क्या कर सकता है, सिर्फ डेटा और मैसेज को रिसीव कर सकता है, ये सेंड नहीं कर सकता। और जो ट्रांस रिसीवर होता है वो ट्रांसमिटिंग भी कर सकता है और रिसीविंग भी कर सकता है, मतलब वो सेंडर का भी काम करता है और रिसीवर का भी काम करता है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंडर सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है। तो सेंडर क्या है, जो डेटा सेंड करता है या मैसेज को सेंड करता है वो सेंडर कहलाता है। और रिसीवर जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज या डेटा को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। तीसरा है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करके रखता है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। जिसके थ्रू डेटा को रिसीवर में भेजा जाता है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ट्रांसमिशन मीडियम आपके दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में जैसे कि आपका टू स्टेट पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गए, ये सब आपके ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं। या फिर वायरलेस में हम लोग देख सकते हैं जैसे ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वाईफाई है, ये सब ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं, जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है। अगला है मैसेज। जो सेंडर जो मैसेज भेजता है या जिसमें जो डेटा रहता है, मतलब मैसेज में क्या रहता है, डेटा रहता है। कुछ भी डेटा फाइल जो हम लोग जो सेंड करते हैं वो मैसेज कहलाता है। जो सेंडर रिसीवर को भेजता है वो क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। उसमें जानकारियाँ सम्मिलित रहती हैं। अगला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो किसी एक नियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो प्रोटोकॉल कहलाता है। तो प्रोटोकॉल की परिभाषा ये कहता है कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। किन के नियमों का, कम्युनिकेशन के नियमों का समूह होता है, जिसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों इस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और उसके थ्रू डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं हमारे डेटा कम्युनिकेशन में। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल होता क्या है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। और मीडियम के बारे में पढ़ेंगे कि मीडियम भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।